हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स क्लास 10th का, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो जैसा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इसमें ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू देखने से हमें होता क्या है, मिलता क्या है। तो ओवरव्यू का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, यानी कि इसके बारे में हमको बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर among different levels of government is one of the major form of the पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो इसमें कहा गया है हमसे कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा है कि जो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर एमंग डिफरेंट लेवल्स है, यानी कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को जो शेयर किया गया है, वो एक बहुत ही बड़ा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। इसको, इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को फेडरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म। पहले हम फेडरलिज्म को जनरल टर्म में जानेंगे, फिर उसके बाद बाकी का जो चैप्टर है उसमें उसको कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है इंडिया में, और उसकी थ्योरी, ये सब समझेंगे। A discussion of the federal constitutional provision is followed by an analyzing of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. तो जैसे हमारा लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक लोकल गवर्नमेंट, जो कि एक नया और थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की ओर। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका का जो वो था, बेल्जियम और श्रीलंका में जो अपोजिट थिंग्स थे, जैसे कि वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम था और बेल्जियम में फेडरल सिस्टम। अब ये फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम होता क्या है, हम इसको आपको आगे इसी में समझाएंगे। तो उसको एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was reduced the power of central government and to give powers to the regional government. आप लोगों ने जब उसको रिकॉल किया होगा तो आप लोगों ने पाया होगा कि जो बेल्जियम था उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर रीजनल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। तो रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन द बेल्जियम इवन अर्लियर। जो रीजनल यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेल्जियम में पहले भी था। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनके पास उनका रोल और पावर भी था। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विथड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन फ़र्क कहाँ पर था कि ये जो पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी और वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छीनी जा सकती थी। द चेंज दैट टुक प्लेस इन द 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. जो चेंज 1993 में लाया गया वो ये था कि जो रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई थी और उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी छीन नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, कोई भी अब उसको छीन नहीं सकता। द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे जो बेल्जियम हमारा कंट्री है वो यूनिटरी सिस्टम से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है।
अभी आप इतना याद कर लीजिए कि फेडरल का जो अपोजिट होता है वो यूनिटरी होता है। आगे हम आपको समझाएंगे। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस अ यूनिटरी सिस्टम। वहीं पर जो श्रीलंका हमारा कंट्री था उसमें जितने भी काम हो रहे थे वो यूनिटरी सिस्टम में हो रहे थे। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर्स, जहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसी के पास सारी पावर थी। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, बट जो तमिल लीडर्स थे श्रीलंका के वो चाहते थे कि श्रीलंका भी फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करे। फेडरलिज्म is a form of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि जो पावर है उसको डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि जो वेरियस स्टेट या फिर उस देश में जो भी हो उसमें पावर को डिवाइड किया जाता है। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली जो है फेडरेशन में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, पहला जो गवर्नमेंट होता है वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए बनाया जाता है। दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो नेशनल लेवल पर काम है वो उसके लिए वह ही जिम्मेदार है, यानी कि उसका काम होता है नेशनल लेवल के काम करना। द अदर आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ दियर स्टेट। और जो हमारा दूसरा गवर्नमेंट होता है वो स्टेट लेवल पर होता है, जो कि अपने दिन के दिन जो उसको रूल करना होता है वो अपने ही स्टेट में करता है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय दियर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। दोनों ही के लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अपने पावर को इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमें एक मैप दिया गया है जिसमें कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 192 कंट्रीज हैं, जिसमें से 25 कंट्रीज फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है रेड कलर रिफर्स टू फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पर हम मेन देख सकते हैं कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, रसिया और हमारा इंडिया भी फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। और यहाँ पर ये आप छोटा सा देख सकते हैं बेल्जियम भी, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो चलते हैं हम आगे। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि फेडरल का जो अपोजिट वर्ड है वो यूनिटरी गवर्नमेंट होते हैं। अब हम उसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। अंडर यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें या फिर एक ही गवर्नमेंट होती है जिसके पास पूरी पावर होती है, या फिर अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट होते भी हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि उन्हीं के ऑर्डर देने पर काम करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। वही चीज़ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर लोकल गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर पास कर सकती है और उन लोगों को ये करना ही होगा। आगे लिखा है बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर नहीं पास कर सकती कुछ भी करने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अपनी पावर होती है जिसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कितना काम किया, अपने पावर का कितना यूज किया, कितना नहीं। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसको दिखाते हैं कि हमने अपने पावर का इस्तेमाल कहाँ किया? पीपल को, यानी कि पब्लिक को। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की
फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम आगे फेडरलिज्म के फीचर्स देखेंगे। इसमें हमें 7 फीचर्स दिए गए हैं। अब ये फीचर्स जिन जिन देशों में फॉलो किए जाते हैं वो देश हम कहेंगे कि वो फेडरल सिस्टम अपनाया हुआ है। तो पहला हमारा है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ और टायर ऑफ गवर्नमेंट। लेवल को हम लोग टायर्स भी बोलते हैं। तो इसमें 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। दूसरा है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न ऑन द सेम सिटीजन। अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो सेम सिटीजन पर गवर्न करते हैं। जैसे कि हम हैं, हम पर सीएम भी गवर्न कर रहा है और पीएम भी गवर्न कर रहा है। सीएम स्टेट गवर्नमेंट है और पीएम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो वही चीज़ लिखा है इसमें, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। एक ऐसा एरिया जिस पर किसी एक आदमी का या फिर जो आदमी है उसको लीगल अथॉरिटी हो, यानी कि उस पर उसका अधिकार हो कुछ भी करने के लिए। द एरिया में बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन द टर्म ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि उस पर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, इतने में हमारा सीएम का जो है वो उसका ज्यूरिडिक्शन है। ये मतलब उतने एरिया में ही काम कर सकता है। ये जाकर न तो ही राजस्थान में काम कर सकता है, राजस्थान में राजस्थान के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर काम करेगा, ना कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राजस्थान में जाकर काम नहीं कर सकता। ठीक, तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब यहाँ पर यही होता है कि एक एरिया निश्चित होता है कि कितने पर आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट govern on the same citizen but each tier has its own jurisdiction in the specific matter of legislation, taxation and administration। जो अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनके अलग अलग अपने 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 जुरिडिक्शन होते हैं। स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन मतलब होता है कानून बनाना या फिर लॉ बनाना, उस एरिया के बारे में कि यहाँ पर कैसे क्या होगा, लॉ बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम है। और टैक्सेशन मतलब होता है कि जैसे वहाँ पर जो भी टैक्स मिलेगा वो उस मतलब उसके लिए भी वही काम करेगा, टैक्स उसको मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि उसी पर रूल करना, उतने में ही रूल करना है, तो उतना उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। तीसरा हमारा है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ज्यूरिडिक्शन होता है हर लेवल के या फिर टायर कह सकते हैं, टायर ऑफ गवर्नमेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आकर कहे हमसे, या फिर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान का है वो उत्तर प्रदेश में आकर कहे उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट से कि इतना ज्यूरिडिक्शन हमारा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि कितना किसका एरिया में कितने को काम करना है। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। तो ऐसे जो constitutionally guaranteed होता है, सबका अपना अपना पावर, जो मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए उत्तर प्रदेश इतना है तो इतने एरिया में वह काम कर सकता है, तो उतना जब उसमें लिख दिया गया है तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यानी कि उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता या फिर कोई झगड़ा नहीं कर सकता। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली इसी को बोलते हैं हम गारंटीड हो गया है, यानी कि अब उस पर कोई भी कुछ एक तरह से कह लीजिए रोक नहीं सकता है। तो फोर्थ हमारा पॉइंट है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जो फंडामेंटल प्रोविज़न है जो कि हमारा लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कोई भी लॉ है, तो उसको किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चेंज चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट की एक तरह से कह लीजिए कि सहमति होनी चाहिए।
Such changes requires the consent of both the level of government, कि दोनों ही गवर्नमेंट अगर उस बात से सहमत हो गए कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, तभी किसी लॉ को चेंज किया जाएगा। फिफ्थ हमारा है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कोर्ट है उसके पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और बताए कि किसका क्या पावर है, यानी कि जैसे दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच कभी भी लड़ाई हो सकता है, हो जाए कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोल दे कि ये जो तुम्हारा स्टेट में है हम इसमें लॉ बनाएंगे, ये हमारा एरिया है, तो ऐसे में अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो दोनों कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो उसको पढ़ के बताएगा कि किसका कितना एरिया है, पावर, उसमें कितने में कौन काम कर सकता है या नहीं। The highest court act as an umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers। अगर उन दोनों को काम करने में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर झगड़ा होता है तो जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हमारा अंपायर की तरह एक काम करेगा, उसको सुलझाएगा, वो उसमें बोलने के लिए उसके पावर है। सिक्स हमारा है पैसे से रिलेटेड। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स किसको कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है उनके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रोड पर लिखा रहता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें नेशनल लेवल यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वहाँ पर से टैक्स लिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का भी स्पेसिफाइड होता है। 7 नंबर हमारा है द फेडरल सिस्टम थस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरल सिस्टम है इस तरीके से उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। कंट्री को सुरक्षित रखना और उसकी जो यूनिटी है उसको बनाए रखना, उसको बढ़ावा देना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और जो हमारे रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंट प्रकार के, एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी हमारा एथनिक कंपोजिशन है उसको इकट्ठा करके रखने की। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। तो इस तरीके से दो हमारे जो एस्पेक्ट हैं वो ज़रूरी हैं उसको फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के लिए। पहला है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल पे उनको एग्री करना होगा, इसलिए इस बात के लिए राजी होना होगा कि जो पावर ऑफ रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग है उसको एक्सेप्ट करना होगा उन लोगों को। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और उन लोगों को इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि दोनों जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उन दोनों को ये विश्वास दिलाना होगा कि जो पावर शेयरिंग के जो रूल्स हैं उनको वो उसका पालन करेंगे, और इस बात से वो उनको एग्रीमेंट देना पड़ेगा। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट। एक अच्छा फेडरल सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि आपसी कह सकते हैं एक तरह से विश्वास, कि दोनों में एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच आपसी विश्वास होना चाहिए। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और इस बात के लिए एग्री होना चाहिए कि दोनों लोग साथ मिलकर रहेंगे और इस कंट्री को डेवलप करेंगे। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है हमारे पावर शेयरिंग का मतलब कि जो पावर है उसका जो बैलेंस बनाने के लिए बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में वेरी करता है। जैसे कि हम कह दें कि जो इंडिया का फेडरेशन है उसका अलग एक तरह से बैलेंस होगा, और जो
और किसी कंट्री का उसका अलग एक तरह से बैलेंस होगा, क्योंकि उसके रीजनल डाइवर्सिटी पर ये सब डिपेंड करता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। और ये जो बैलेंस है ये डिपेंड करता है हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जिसमें कि फेडरेशन हमारा, जिससे हमारा फेडरेशन बना था, यानी कि उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यानी कि उस बात पर ये निर्भर करता है कि किस लिए हमारे देश में फेडरेशन फॉर्म हुआ था, किस वजह से। तो उसको देख के हम लोग आगे काम करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। There are two kinds of roads through which federation have been formed। अब ये जो फेडरेशन है ये दो प्रकार के होते हैं। The first routes involve independent state coming together on their own to form bigger unit। पहला जो हमारा होता है उसमें यह है कि जो स्वतंत्र स्टेट हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं, वो एक साथ आकर मिले और मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाएं, जिससे कि लेकिन वो अपने जो कंट्री की जो पहचान है उसको बनाए रखेंगे और जो अपनी पावर है उसको भी बनाए रखेंगे। मिलते इसलिए हैं ताकि जिसे कभी भी वार हो या फिर किसी कंट्री से लड़ाई हो तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कि हम सब एक साथ हैं। तो इसी वजह से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। और लेकिन इसमें इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जाम्पल है। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन हुआ है। और इन दी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। और इस तरह के जो फेडरेशन होते हैं इसमें जितने भी स्टेट मिलकर कंट्री बनाते हैं उन सभी के पास इक्वल पावर होते हैं, चाहे भी कोई भी स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, सबके पास इक्वल पावर होते हैं। स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विस द फेडरल गवर्नमेंट। और जो फेडरल गवर्नमेंट हमारा जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अगर हम कंपेयर करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। अब हम बात करें अगर सेकेंड राउट्स की, तो द सेकेंड राउट्स इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और ये हमारा जो दूसरा है इसमें बोल रहा है कि जैसे कोई कंट्री है वो पहले से कंट्री बनी है, मतलब बड़ा कंट्री है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर डिसाइड करे कि हम पावर को डिवाइड करेंगे बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के बीच में, तो इस तरह के अगर हम फेडरेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो क्योंकि अगर वो सोचेगा कि हम पावर को शेयर कर दें तो इससे हमारे कंट्री को चलाने में आसानी होगी, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बेल्जियम जैसा कि हमने पहले पढ़ा था उसमें भी वो एक कंट्री थी, बड़ी नहीं थी लेकिन वो छोटी ही थी, लेकिन उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया था कि हम स्टेट गवर्नमेंट को अब पावर डिवाइड करेंगे। तो इसका ये हो गया। और द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा, मतलब वो मोर पावरफुल होता है देन द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है यहाँ पर कंपेरिजन टू वर्सेस, आप लोग पढ़ते हैं ना वर्सेस, तो वही चीज़ है। वेरी ऑफ्टन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। और इस तरह के जो फेडरेशन होते हैं इसमें अलग अलग स्टेट में अनइक्वल पावर, किसी के पास स्पेशल पावर होती है किसी के पास नहीं, क्योंकि यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी होती है ना, तो इसी वजह से कि कोई भी कंट्री, जैसे कोई भी स्टेट छोटा है तो उसको थोड़ा कम पावर देते हैं, कोई बड़ा स्टेट है तो उसको ज़्यादा पावर देते हैं। तो वही चीज़ लिखा है इसमें। चलते हैं हम आगे।